दोस्तों नमस्कार। यह कॉरपोरेट वार नहीं है। यह इस देश में कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस से निकली हुई एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस और इस देश में सबसे ताकतवर राजनीतिक सत्ता आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। दुनिया बदल रही है। आर्थिक तौर पर नई परिस्थितियां दुनिया के हर देश को नए संबंध बनाने की दिशा में ले जा रही है और दुनिया भर के कॉरपोरेट में इस बात को लेकर हलचल है कि उसका अपना मुनाफा कहां पर टिका है। बीते बरसों बरस से जिस आसरे वह मुनाफा कमाता रहा, या कॉरपोरेट की जो पूरी अपनी लकीर बरसों बरस से खींची गई, क्या वो एक झटके में किसी राजनीतिक सत्ता के पाला बदलने भर से बदल जाएगी? यह सवाल किसी दूसरे देश का नहीं, भारत का है। भारत में सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस के तौर पर पहचान रिलायंस की है, यानी मुकेश अंबानी की है। और मुकेश अंबानी की ताकत राजनीतिक तौर पर कई मौकों पर खुलकर नजर आई है। वो चाहे मनमोहन सिंह का काल हो या फिर एक वक्त राजीव गांधी का ही काल क्यों ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी राजनीतिक सत्ता को बाखूबी प्रभावित करने की स्थिति में इस देश के कॉरपोरेट जरूर रहे, जिसमें अव्वल नंबर पर नाम रिलायंस का ही रहा। यानी रिलायंस की ताकत राजनीतिक सत्ता से जुड़ जाए तो राजनीतिक सत्ता मजबूत हो जाती है और कॉरपोरेट का नेटवर्थ बिल्कुल हवाई गति से बढ़ता चला जाता है। और मौजूदा स्थिति इस देश के भीतर कम से कम 2014 के बाद तो यही बनी है। इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ खूब बढ़ा है और उसमें सबसे ज्यादा अडानीज का बढ़ा है और दूसरे नंबर पर अंबानीज है। अंबानीज कमोवेश हर क्षेत्र में छाते चले गए, सरकार के साथ खड़े थे, इसीलिए कमोवेश हर फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जो मुकेश अंबानी का फंक्शन हो उसमें वो जरूर पहुंचते थे। वो मुंबई की तस्वीर आपको जहन में हो सकती है जब अस्पताल का उद्घाटन था, या फिर आपके जहन में यह भी हो सकता है जब जियो लॉन्च किया गया तो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की अखबार के पहले पन्ने पर चस्पा की गई थी। उसके बाद बीएसएनएल का ढहना और रिलायंस या कहीं जियो का आगे बढ़ना सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह सवाल बार बार विपक्ष ने उठाया, जरूर पार्लियामेंट तक के भीतर उठा, लेकिन खुले तौर पर 2016-17 आते आते एक स्थिति इस देश में साफ हो गई। सरकार कॉरपोरेट के साथ खड़ी है। कॉरपोरेट का नेटवर्थ हवाई गति से इस देश में बढ़ेगा, चाहे जीडीपी नीचे ही क्यों ना जाए। कॉरपोरेट का नेटवर्थ भारत की जीडीपी में योगदान देगा और भारत की इकोनॉमी दुनिया में आज चौथे नंबर पर है। आने वाले वक्त में यह तीसरे नंबर पर होगी। उसमें इस देश में प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि कॉरपोरेट के नेटवर्थ का आकलन आपको करना होगा। कॉरपोरेट के पास लगभग $2.5 ट्रिलियन है और इस देश के बाकी लोगों के पास यानी 99% लोगों के पास तकरीबन $1.5 ट्रिलियन है। दोनों मिलाइएगा जो $4 ट्रिलियन, और यही भारत की उपलब्धि मोदी काल में खुलकर गाई जाती है। लेकिन अगला सवाल यह है, जब दुनिया के तमाम कॉरपोरेट्स में हलचल इस बात को लेकर है कि टैरिफ वार के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, तो क्या कॉरपोरेट भारत की राजनीतिक सत्ता को डिगा सकता है? यह सवाल बीते 1-1.5 महीने से लगातार चल रहा है और बार बार यह सवाल बड़ा है कि आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो या फिर गठबंधन की सरकार चूंकि टिकी हुई है वह खुद अल्पमत में है तो उसको डिगाया जा सकता है। यह सवाल किसी दूसरे शख्स से नहीं बल्कि रिलायंस और मुकेश अंबानी के ग्रुप को लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, चाहे वह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो चाहे वो राइटर्स की रिपोर्ट हो, इसका खुलासा खुलकर किया गया कि कितना लाभ रूस से तेल खरीदने को लेकर और रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने को लेकर रिलायंस को फायदा हुआ। इसका खुला जिक्र अमेरिका ने भी किया कि युद्ध के बीच युद्ध से लाभ कमाने वाले जो निजी पार्टनर भारत सरकार के हैं उन्हें बाखूबी बहुत लाभ मिला है। उसमें 2 कंपनियों का खुलकर जिक्र हुआ, नायरा और रिलायंस। लेकिन आज सवाल बिल्कुल हटकर है। सवाल यह है, क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कॉरपोरेट की चुनौती खड़ी हो गई और अब कॉरपोरेट को ध्वस्त करने की दिशा में
मौजूदा राजनीतिक सत्ता खड़ी हो चुकी है? यह सवाल दरअसल रिलायंस का रूस से कच्चा तेल खरीदना और उस मामले को भारत के भीतर भी तूल देने से शुरू होता है। वो अनिल अंबानी को फ्रॉड साबित करना और एसबीआई के जरिए अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट को भी फ्रॉड साबित करते हुए सीबीआई और ईडी की जांच और इन सब के बीच लगातार छापों की फेरिस्त से एक कदम बात आगे बढ़ती है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में अनंत अंबानी जो जामनगर में जहां पर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसका जो ग्रीन बेल्ट एरिया है उसमें वह वंतारा जू चलाते हैं, यानी जानवरों को रखा जाता है। वंतारा जू का उद्घाटन भी किसी दूसरे शख्स ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक तौर पर 4 मार्च को जाकर किया, यानी अभी 6 महीने भी पूरे हुए नहीं हैं। और अनंत अंबानी का विवाह जो पिछले बरस जुलाई के महीने में था, उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करने पहुंचे थे। एक तस्वीर तो हमारे पीछे लगी हुई है, कुछ और तस्वीरों को दिखला देंगे आपको। यानी जिस मुकेश अंबानी और रिलायंस के करीब प्रधानमंत्री मोदी और उनके कालखंड में अडानी का आगे बढ़ते चले जाना और एक झटके में मुंद्रा पोर्ट से लेकर किंग ऑफ पोर्ट हो जाना, और इस देश के भीतर पावर सेक्टर हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, हर सेक्टर में उनकी मौजूदगी दिखाई देने लग जाए, तो यह कॉरपोरेट से यारी थी। लेकिन इन सब के बीच बार बार एक सवाल बड़ा होता चला गया, अंबानी या अडानी। और शायद यह सवाल राजनीतिक चुनौती के तौर पर अमेरिका के भीतर भी गूंजा, जब अंबानी की फाइल नहीं बल्कि अडानी की फाइल खुली। और यहां यह भी समझ लेना होगा कि खास तौर से बीते 1 बरस में दुनिया के तमाम बैंकों से अडानीज को जो लोन मिलता था वो लोन बंद हो चुका है। पिछले बरस पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई, जून में जो स्थिति थी वह थी कि भारत के बाजार से उन्होंने 40% पूंजी कर्ज के तौर पर उठाई और 60% कर्ज के तौर पर विदेशी बैंकों से उठाई। लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट बतलाता है कि दोनों स्थिति 50-50% हो गई। पिछले क्वार्टर में लगभग 2,20,000 का कर्ज अडानीज पर था जो बैंकों से, अलग अलग फाइनेंशियल संस्थानों से लिया गया, और इस बरस वो बढ़कर 2,60,000 पार कर गया, जिसमें 1,32,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों से और 1,32,000 करोड़ रुपए विदेश के बैंकों से, जो कि पहले पिछले बरस भी थे लेकिन इस बरस वो बढ़े नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अडानीज को लेकर एक रुकावट है, अंबानीज को लेकर रुकावट नहीं है। अंबानीज भारत की सत्ता को चुनौती देने की परिस्थितियों में है, और मोदी सत्ता इस दौर में क्या वाकई अंबानीज और रिलायंस को ध्वस्त करना चाहती है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सीधे सीधे उसी वंतारा जू को लेकर था जो सबसे प्रिय है अनंत अंबानी का। अनंत अंबानी छोटे बेटे हैं और उनके विवाह में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। उनके विवाह में जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी उसमें ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची थी अपने पति और बेटी के साथ। वो तस्वीर भी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि जिस आरोप के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना डाली और तारीख तय कर दी कि 12 सितंबर तक आपको रिपोर्ट देनी है, जो लोग उसमें 4 कमेटी सदस्य में नियुक्त किए गए हैं, चारों हाई प्रोफाइल हैं। चारों को प्रभावित करना शायद रिलायंस या अंबानी के लिए मुश्किल होगा, इसको ध्यान में रखकर शायद यह नियुक्ति हुई है। लेकिन दूसरा सवाल एक और है, अगर यह नियुक्ति और यह जांच इस तर्ज पर है कि वाकई कॉरपोरेट और सत्ता आपस में टकरा रहे हैं, तो उसमें कुछ या कहें उसकी अगुवाई करने वाले ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने मोदी काल को बाखूबी देखा समझा है, और वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी और उसमें यह बात उठी थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट का था। उस समय जज हुआ करते थे चतेश्वर वेवर और वह आंध्र प्रदेश के हैं। हमें लगता है उस पूरी कमेटी के मद्देनजर अब आपको समझना होगा कि चेलामेश्वर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो जे चेलामेश्वर थे,
उनकी अगुवाई में यह एसआईटी बनाई गई है। उनके साथ उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान को भी रखा गया है और इसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को भी रखा गया है। और चूंकि पहली बार वंतारा 10 पॉइंट की जांच होनी है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसकी भी जांच कीजिए, तो उसमें एडिशनल कमिश्नर कस्टम के अनीश गुप्ता को भी रखा गया है। मैसेज बहुत साफ है, लड़ाई चरम पर है और इस परिस्थिति में जिन बातों की जांच करनी है वो इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथाल और जस्टिस प्रसन्ना वाराले ने कहा कि बिल्कुल नियुक्त करते हैं हम एसआईटी और 4 लोगों के नाम दे रहे हैं, 12 को रिपोर्ट आएगी, 15 को हम दोबारा सुनवाई करेंगे और इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नेशनल इंटरनेशनल जो भी लीगलिटीज है सबकी जांच होनी है। लेकिन एक क्षण के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं वंतारा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2025 को किया था। हालांकि यह वंतारा जू जो है यह फरवरी 2024 में ही खुल गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर बहुत साफ तौर पर मार्च के महीने में दिखला रही थी कि न सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य के साथ प्रधानमंत्री की कैसी निकटता है। इसीलिए तो अनंत अंबानी के साथ तस्वीर लेना, उस जू के भीतर जाना, जानवरों के साथ खेलना, उनको पुचकारना, संयोग ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री गुजरात में ही है, आज देश के गृहमंत्री गुजरात में ही है, रैली है, कुछ उद्घाटन है और इन सब के बीच जो जामनगर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कम से कम रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तब हो गई जब सबसे ज्यादा रिफाइन तेल रिलायंस के जरिए यूरोपियन मार्केट में और अमेरिका तक में बेचा जा रहा था। लेकिन पहले वंतारा की तस्वीर देख लीजिए, इसके बाद यह सवाल आएगा वो कौन सा इशू है जिसकी जांच होनी है, या फिर कोई इशू बचा ही नहीं जो 10 इशू का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन पहले यह तस्वीर। दरअसल इस वंतारा का पूरा नाम है वंतारा ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहां जानवरों को बचाकर लाया जाता है और उनको पुनर्वास किया जाता है, यानी उनको बेहतर स्थिति में लाया जाता है। और प्रधानमंत्री इसी का उद्घाटन करने मार्च के महीने में गए थे। कम शब्दों में समझें तो पशुओं को अवैध तरीके से तो नहीं लाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं जुड़ा है, यहां पर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। वंतारा की तरफ से जवाब आया, हम जो भी जांच होगी उसमें पूरी मदद करेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए जो 10 पॉइंट है, उस 10 पॉइंट को सुनने से पहले यह भी जान लीजिए कि दरअसल यह एक कॉरपोरेट वार से आगे निकलकर कॉरपोरेट वर्सेस राजनीतिक सत्ता की लड़ाई में इस देश के भीतर तब यह तब्दील हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को चुनौती बीजेपी के भीतर से, संघ की विचारधारा से और संघ की विचारधारा को समेटे सांसदों और मंत्रियों से इस दौर में मिलने लगी है। इसीलिए अपने रेस्क्यू और अपने रिहैबिलिटेशन को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या मौजूदा राजनीतिक सत्ता हो, यह सवाल बीजेपी और संघ के भीतर काफी कुलांचे मार रहा है। इसीलिए भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर संघ दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों का सेमिनार कर रहा है। और जो टैरिफ कल से बढ़ने वाला है, जो रूस से तेल खरीदने की एवज में 25% बढ़ जाएगा कल सुबह 9:30 बजे से,
उसका असर भारत की इकोनॉमी पर कैसा पड़ने वाला है, रोजगार पर कैसा पड़ने वाला है, जो एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर कैसा भयानक तौर पर पड़ने वाला है, यह सारी परिस्थितियों का एनालिसिस खुद मोदी कैबिनेट भी कर रही है, दिल्ली में ही आज करेगी। यानी मैसेज जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत की पारंपरिक इकोनॉमी पहली बार डगमग है। भारत के पारंपरिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डगमग हैं। भारत अपने तौर पर कॉरपोरेट के साथ चलते हुए बीते 35 बरस में जिन रास्तों पर निकल कर आया, हम कह सकते हैं 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से। और इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिक्र यहां पर इसलिए है क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस वक्त जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वह प्लानिंग कमीशन में थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, धीरू भाई अंबानी जीवित थे, रिलायंस आगे बढ़ रहा था, भारत सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा था, मार्केट इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक झटके में 2025 में अमेरिका या ट्रंप के साथ जो परिस्थिति भारत और मोदी की बनी है, उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भारत की अपनी इकोनॉमी को लेकर हो चला है, जहां वो चीन के करीब जा रहा है और चीन के साथ एक लेफ्ट स्टेट के साथ रिश्ते बना रहा है। यानी सब कुछ पलट पाने की स्थिति में वो कॉरपोरेट्स ये सोचने को मजबूर हैं, रास्ता उनका कहां जाएगा, कैसे बचेगा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब भी कोई डील या कोई कॉरपोरेट का काम होता है, वो बॉर्डर्स नहीं देखता है, वो करेंसी नहीं देखता है, सब कुछ डॉलर में चीजें चलती हैं। और शायद यही वजह है कि अनंत अंबानी की जब शादी से पहले जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में बकायदा ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची और शादी में तो प्रधानमंत्री भी जोर शोर के साथ पहुंचे थे। जरा दोनों तस्वीर को देख लीजिए और चीजें साफ होंगी कि मुकेश अंबानी के परिवार का मतलब किस ताकत की मौजूदगी का होना है। इस शादी में भारत और दुनिया भर के तमाम वीवीआईपी ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि दुनिया के भीतर इस शादी की चर्चा थी। 600 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन डॉलर तक का खर्चा हुआ था इस शादी में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा छापा है। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों के बीच मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस वक्त तकरीबन 105 यानी 105 बिलियन डॉलर, अगर आप रुपए में समझना चाहें तो 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में मुकेश अंबानी या रिलायंस का नेटवर्थ है। इस नेटवर्थ को डिगा पाना क्या प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉरपोरेट को चलाने वाले मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के उस वंतारा पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसमें जो 10 मुद्दे हैं उसको एक क्षण के लिए सुन लीजिए। आप बहुत साफ तौर पर कहेंगे या तो ये कमेटी सही रिपोर्ट नहीं देगी तो वंतारा चलेगा, और अगर सही रिपोर्ट देगी तो वंतारा पर ताला लग जाएगा। ये खुले तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर पॉइंट को जरा सुन लीजिए। इसमें कहा गया भारत और विदेशों से पशु, जो खास तौर से हाथियों को लाया गया, वो कितना सही था कितना गलत था, आकलन कर लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन ये वंतारा कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता लगाइए। यहां पर जो वनस्पति भी होती है, जो जीव जो कि लुप्त होने वाले हैं, उन प्रजातियों के व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो CITIS कहते हैं, और जो जीवित पशु के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कानून है, और जो भी स्टैट्यूटरी आवश्यकताओं का पालन ये वंतारा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको रिपोर्ट दीजिए। जो पशुपालन है, पशु चिकित्सा देखभाल है, पशु कल्याण मानक है, पशुओं की जो मृत्यु दर है, उसके कारणों को भी पता लगाइए कि क्या हो रहा है अंदर। जलवायु परिस्थितियों से संबंधित शिकायतें मिली हैं
और औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थान भी यह है। यह रिफाइनरी के बिल्कुल करीब उस ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है और जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की ही है, जहां से सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के हिस्से में आता इसका असर पशुओं पर क्या पड़ेगा, पता लगाइए। जो वैनिटी या निजी संग्रह जो प्रजनन होता है या संरक्षण कार्यक्रम जो होता है और जो जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से संबंधित जो शिकायतें मिली है, जांच आपको उसकी भी करनी है। और यहां पर जो पानी और कार्बन क्रेडिट का दुरुपयोग हो रहा है, शिकायत इसकी भी मिली है, जांच इसकी भी कीजिए। और जो याचिका में कुछ लेख कहानियों का भी जिक्र है जो सामान्य तौर पर बोला नहीं जाता है, लेकिन जो भी लेख छपे, जो भी कहानियां हुई, उन शिकायतों में जो कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का जिक्र है, जिसके मातहत पशु और पशु उत्पादकों के व्यापार और वन्य जीव तस्वीर आदि के जो भी आरोप लगे हैं, उसकी पूरी जांच कीजिए। और उसके बाद है जो वित्तीय अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, ईडी की एंट्री हो गई, उसकी भी जांच कीजिए। और यह भी आखिर में लिख दिया गया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं जो किसी दूसरे मुद्दे या मामलों से जुड़ते हों, तो आप उसकी भी जांच कीजिए। तकरीबन हर साल यहां का खर्चा 150 से 200 करोड़ रुपए का है। और इन तमाम कैटेगरीज में इस एसआईटी को यह भी पावर है, वो किसी भी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को हायर करके उनसे जांच इस दौर में कराएगा। और पूरी रिपोर्ट 12 तारीख को सौंपनी है, क्योंकि 15 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। सवाल सबसे बड़ा यह है, पहली खबर यही आई थी कि भारत के 140 सांसद मुकेश अंबानी अपने साथ रखते हैं। उन 140 सांसदों में ज्यादा बड़ी तादाद बीजेपी के भीतर के सांसदों की भी है। विपक्ष तो अपनी जगह पर विपक्ष के रूप में मौजूद है ही, लेकिन जो संघ की विचारधारा और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता और उसका इस दौर में अंबानी से करीब होना, यह सारा एक नया चक्रव्यूह है जो भारत की राजनीति के भीतर, बीजेपी के भीतर चल रहा है। उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाने में बड़ी तेजी दिखा रही थी दिल्ली की सत्ता। वो चाहती थी हर हाल में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए। संघ सहमत था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा वक्त दीजिए, संघ सहमत हो गया, कुछ वक्त दीजिए, बात आई गई हो गई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाने की तैयारी थी, फिर कहा गया नहीं, अभी मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए, 2027 से पहले इन्हें हटाना ठीक नहीं है, वह भी बने रह गए। यानी राजनीतिक तौर पर जो घेराबंदी, विचारधारा संघ की, राजनीति बीजेपी की पारंपरिक सोच के हिसाब से, और मौजूदा वक्त में मोदी शाह की पूरी जो एक बिसात है, जो वाइब्रेंट गुजरात से शुरू हुई थी, उस वाइब्रेंट गुजरात के शुरुआती मीटिंग में अडानी भी मौजूद थे, मुकेश अंबानी भी मौजूद थे, गुजरात से जुड़े हुए 20 से ज्यादा कॉरपोरेट भी मौजूद थे और इस देश से जुड़े हुए तकरीबन 55 कॉरपोरेट भी मौजूद थे। और ये लड़ाई धीरे धीरे अब मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब प्रभावित कर रही है और कॉरपोरेट के बेटे पर हाथ डाला गया है, तो फिर मानकर चलिए ये जंग अभी रुकेगी नहीं और ये किसी अंजाम तक तो पहुंचेगी। सवाल सिर्फ इतना है, कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय जिस देश में राजनीति होती हो, सत्ता को बेदखल करने का काम किया जाता हो, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त होती हो, बकायदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे हो चुके हों, उस देश की राजनीति को डिगा पाने की क्षमता में कॉरपोरेट है या नहीं है? या फिर कॉरपोरेट को डिगा पाने की परिस्थिति में क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ऐसे मौके पर आ चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर गुजरात में यह ऐलान करें मुश्किल वक्त है इकोनॉमी के लिए, और इस मुश्किल वक्त में हमारे किसान, हमारे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले, हम उनके साथ खड़े हैं और स्वदेशी का राग अलापा जाए, महात्मा गांधी को याद किया जाए। लेकिन एक बात तो समझनी होगी, महात्मा गांधी की सादगी, जब वो स्वदेशी का नारा लगा रहे थे, तन पर कपड़ा नहीं था, एक धोती थी।
जिस वक्त जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए लाल बहादुर शास्त्री इस देश के लोगों से रुपया पैसा गहना मांग रहे थे और उपवास करने की दिशा में देश को ले जा रहे थे, देश तैयार इसलिए था क्योंकि सादगी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के साथ जुड़ी थी। इस वक्त की परिस्थिति में रईसी सत्ता के साथ जुड़ी है और वो सादगी और स्वदेशी का नारा लगा रहा है। कॉरपोरेट को साथ लेकर चले, अब आमने सामने खड़े हैं। अंजाम क्या होगा, इंतजार आप भी कीजिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।